नमस्कार साथियों, आज फिर एक बार आपका पुनः हृदय की असीम गहराइयों से व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि साथियों हमने अपनी पिछली कक्षा में अब तक संधि से जुड़े हुए तथ्यों को देखा व समझा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का एक भाग, जो कि विसर्ग के बाद जो अघोष वर्ण आते हैं उनसे संबंधित हमने किया था। मैं समझता हूं आपने उनसे जुड़े हुए अनेक उदाहरणों का अध्ययन किया, उनका विग्रह किया होगा और आप उसको भली-भांति समझ पाए होंगे। उसी के साथ उस दिन हमने देखा था विसर्ग संधि के अंतर्गत कि विसर्ग संधि को हम दो स्वरूपों में देखते हैं। कौन सा? एक तो क्या था? विसर्ग, और उसके बाद क्या आ गया साथ में? अघोष। और दूसरा रूप था विसर्ग और सघोष। चूंकि विसर्ग से पहले स्वर आता ही आता है, जो कि हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था, समझा था और पढ़ा था। अघोष को हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा। आज हम बात करेंगे सघोष की। सबसे पहले तो हमें यह देखने की जरूरत है सघोष में कौन से वर्ण आते हैं। हालांकि मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में इसके बारे में पूर्ण तरीके से अभिव्यक्त किया था कि कौन कौन से सघोष हैं और कौन से अघोष हैं, लेकिन आज एक बार फिर कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वर्ग अर्थात 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प। उसके बाद हमारे पास था य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर। क्या है? सभी स्वर। ये सारे के सारे आते हैं सघोष के अंतर्गत। आज हम जो संधि करने जा रहे हैं, विसर्ग का दूसरा भेद, वो है विसर्ग के बाद यदि सघोष आता है तो उसमें बदलाव, विकार या परिवर्तन किस प्रकार से होगा। हम अगर देखते हैं कि एक नियम के अंतर्गत यह है कि अगर विसर्ग से पहले अस्वर आ जाए, क्या आ जाए साथियों? ध्यान देना इसको। हम इस नियम से जुड़े हुए दो तथ्य आपके सामने रखेंगे और आप देखोगे कि भाई ये दीर्घ में भी जा रहा है और विसर्ग में भी आ रहा है। अर्थात विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ के अलावा कोई स्वर आ जाए, अर्थात विसर्ग होगा, विसर्ग से पहले प्रथम शब्द में अ जुड़ा हुआ होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ के अलावा कोई स्वर, अर्थात 10 स्वर में से कोई भी स्वर आ जाए, तो इसमें परिवर्तन क्या होगा? क्या परिवर्तन होगा? इसमें विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। केवल इतना सा ही परिवर्तन होगा। हमें याद रखने की जरूरत है, यदि विसर्ग से पहले प्रथम शब्द में अ है, अर्थात विसर्ग से ठीक पहले, और दूसरे शब्द में अ के अलावा कोई भी स्वर है, 10 के 10 उसमें से कोई भी स्वर आ जाए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है साथियों? लोप हो जाता है। यह सघोष और विसर्ग से जुड़े हुए नियम का एक उपनियम है। अगर हम इन बॉक्सों को, इन उपनियमों को अपने मस्तिष्क में भली-भांति बिठा लेंगे तो हम संधि से जुड़े हुए कोई भी विषय वस्तु को से अनभिज्ञ नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार इससे दूसरा आता है। अभी हमने क्या किया? विसर्ग होगा और विसर्ग से पहले क्या होगा? अ होगा, और उसके बाद हमने देखा अब तक कि अ के अलावा स्वर आए, अ के अलावा स्वर आए। अब यहां विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ स्वर आ जाए या फिर कोई सघोष व्यंजन आ जाए। मैं यहां
सगोश वर्ण की बात नहीं कर रहा हूं। साथियों ध्यान देना, मैं यहां सगोश वर्ण की बात नहीं कर रहा हूं। सगोश व्यंजन अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व और ह आ जाए, और जिसको हमने प्रथम उपनियम में छोड़ा था वो आ जाए, तो विसर्ग में क्या होगा? तो विसर्ग में क्या होगा? तो हम देखेंगे कि यह विसर्ग ऊ में आदेशित हो जाएगा। अर्थ कहां पे? ऊ में। साथियों इसको हम संस्कृत के अंतर्गत उत्व विसर्ग संधि के नाम से भी जानते हैं। उत्व विसर्ग संधि मैंने अपनी पिछली कक्षा में स कार को आदेशित होता हुआ बताया था आपको, उसके जुड़े हुए नियम बताए थे। उसमें मैंने एक नाम लिया था सत्व विसर्ग संधि। उसको हम संस्कृत के अंतर्गत सत्व, उत्व, रुत्व के नाम से जानते हैं, लेकिन हिंदी में हम इन नियमों के तहत पढ़ते हैं। साथियों यहां देखो ऊ आ गया, आ गया ऊ। चूंकि हमारे पास आगे क्या था? अ था या नहीं था? आ था। और हमने देखा आ और ऊ मिलकर के क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। आपने अधिकांश शब्द देखे होंगे, जैसे एक शब्द आता है यशोदा, आता है। मैं आपको खूब उदाहरण कराऊंगा साथियों इसके। इससे जुड़े हुए अधिकांश प्रश्न इसी नियम के अंतर्गत आपको पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और इतने उदाहरण आपको मैं करा दूंगा, इससे जुड़े हुए प्रत्येक छोटे से छोटे बिंदु आप सहर्ष सीख पाओगे। यहां पहले आप यहां देखो, इसको मैं अगर विग्रह करता हूं, यस और दा लिख दिया मैंने। अब यहां देखो ओ आया साथियों। ये ओ विसर्ग से बना हुआ केवल ओ नहीं है। इस ओ के बनने में एक बीच में एक प्रक्रिया और हुई है, अर्थात विसर्ग पहले ओ में, ऊ में आदेशित हुआ, अर्थात परिवर्तित हुआ। चूंकि अ पहले था और अ और ओ मिलकर के फिर ओ बना। ये जो ओ का जो हम मात्रा देख पा रहे हैं, ये अ और ऊ का ही परिणाम है। ये विशेष आप ध्यान रखना, इस प्रकार से ये परिवर्तन होता है। जैसे यस शब्द में मैं स को अलग करूं तो स में अ मैंने ले लिया, विसर्ग ले लिया, और यहां सघोष मैंने ले लिया। अ का आ मैंने लिया, विसर्ग का ऊ किया, और इन दोनों को मिला के मैंने क्या कर दिया? ओ कर दिया। चूंकि जो ये मात्रा के रूप में आया, य, सो और द में आ की मात्रा के रूप में यशोदा शब्द बना। जैसे पयोद शब्द है, मनोज शब्द है, खूब शब्द बताऊंगा साथियों में, लेकिन हमें पहले इससे जुड़े हुए प्रत्येक नियम को समझ लेना है। अर्थात यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या फिर कोई सघोष व्यंजन आ जाए तो विसर्ग ऊ में बदलता है। चूंकि अ पहले होने के कारण अ व ऊ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं, और हमें संधि के शब्दों के अंतर्गत ओ की मात्रा देखने को मिलती है। आया समझ साथियों? ये दो नियम इससे जुड़े हुए थे। आगे एक और इससे जुड़ा हुआ हम नियम देखते हैं। एक बार आप इसको पुनः देख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आप इस नियमों को भली भांति देख सको। जब भी आपके मन में कोई द्वंद्व हो, कोई समस्या हो, तो आप तुरंत इनके नियमों को देखो, इसकी स्क्रीन को देखो, तो आप उनको पुनः स्मरण कर पाओगे। अर्थात विसर्ग से पहले आ जाए और उसके अ के अलावा कोई 10 स्वर आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। दूसरा, विसर्ग से पहले अ हो और दूसरे शब्द में अ या कोई सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग ऊ में बदलता है, और चूंकि उसके पहले अ वर्ण था, स्वर के रूप में अ और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। आगे चले।
अब एक बात करते हैं इसी के ही तीसरे उपनियम की। अब अ के अलावा, अ का तो हमने बात कर ली, अ के अलावा स्वर कितने होंगे साथियों? 10 होंगे। उसके बाद क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए। विसर्ग के बाद क्या आ जाए? सघोष। क्या आ जाए? सघोष वर्ण आ जाए। मैंने यहां वर्ण लिखे हैं, अर्थात इसमें स्वर भी हैं और सारे के सारे सघोष व्यंजन भी हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान देना। सघोष वर्ण आ जाए और अ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो यह विसर्ग र में आदेशित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? र में आदेशित हो जाएगा, अर्थात विसर्ग र के अंतर्गत आ जाता है, र में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। जैसे एक शब्द लेता हूं मैं आपके सामने, निर्धन। निर्धन, अगर इसका मैं विग्रह करूं तो मैं करूंगा निह और धन। निह और धन। चूंकि यहां विसर्ग था, विसर्ग से पहले ई अर्थात अ के अलावा स्वर था और उसके बाद ध तीसरा वर्ण, चूंकि ये क्या है? सघोष हैं। क्या है? सघोष हैं। तो विसर्ग किस में बदला? र में बदला। विसर्ग किस में बदला? र में बदला। तो पुनः मैंने नी का नी कर दिया और चूंकि र, मैंने आपको रेफ वर्ण के अंतर्गत ये बताया था कि अगर र स्वर रहित होता है तो हम उसको शिरोरेखा के ऊपर लिखते हैं, अर्थात मैंने इस प्रकार से लिख दिया। इसी प्रकार के बहुत शब्द आते हैं, निर्जन, निरक्षर, निह और जन। अब यहां देखो, यहां क्या है? निह और अक्षर। निह और अक्षर। नी मतलब नहीं, अक्षर मतलब जो वर्ण व्यंजनों से जो बनती है। यहां मैंने र आदेशित किया, चूंकि अ था, अ इसके साथ मिलकर के र क्या हो गया? स्वर सहित हो गया। तो इसने हमने यहां र को स्वर सहित लिख दिया, अ के अपने रूप में। अगर ये स्वर रहित होता तो ज के ऊपर र की तरह हमें शिरोरेखा के ऊपर लिखना ही पड़ता साथियों। ये बात समझ आई? अ के अलावा कोई स्वर हो, अर्थात 10 में से कोई भी एक स्वर आ जाए और विसर्ग आ जाए प्रथम पद में, उसके बाद दूसरे पद में क्या आ जाए? कोई सघोष आ जाए। क्या आ जाए? कोई सघोष आ जाए तो विसर्ग किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है। और इस प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ इसी का एक अपवाद नियम मैं आपको साथियों और बता दूं। मैंने आपके सामने एक चर्चा भी की थी, एक शब्द बताया था मैंने आपको, नीरस। व्यंजन संधि के अंतर्गत नीरज, दूरस। एक शब्द और बता देता हूं, दूराज या दूराजा। ये शब्द मैंने आपको बताए थे और इसके मैंने आपको वर्गीकरण भी व्यंजन में बताया था। साथ ही साथ मैंने यह भी कहा था इन शब्दों की चर्चा एक बार हम विसर्ग संधि में भी करेंगे। वो अब समय है इनकी चर्चा करने का, इनके बारे में देखने का, इनके बारे में और विस्तार से समझने का, क्योंकि इस नियम के अपवाद में हम इनकी चर्चा करेंगे। नियम क्या है? अब देखो, मैं एक बार नियम लिखता हूं फिर इसका जिक्र करते हैं। अ और उ, विसर्ग और र। अब देखो इस नियम में क्या कह रहे हैं? अ और आ के अलावा स्वर। ये अ व आ के अलावा स्वर है।
है या नहीं है? इसी नियम से निकला हुआ ये एक छोटा सा और नियम है कि अ और आ के अलावा स्वर आ रहा है, ई और ऊ आ रहा है, विसर्ग आ रहा है हमारे सामने, और फिर र क्या है साथियों? सगोश है या नहीं है? आप कहोगे सर ये तो सगोश है, इसी में नियम को तोड़ के इसको बाहर निकाल लिया। लेकिन अब इस नियम के तहत यह र किस में बदल रहा है? स्वर रहित में बदल रहा है। बदल रहा है, हमने देखा था यहाँ पे नियम वही है, यहां बदल रहा है, ये आ गया। लेकिन इसमें क्या हो जाता है? इसका लोप कर दिया जाता है। क्या हो जाता है? लोप, केवल इसी ही एक शर्त पर, अगर ई या उ हो और उसके बाद विसर्ग आए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण केवल और केवल र ही होना चाहिए, तो विसर्ग र में बदलेगा और उस र का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। आगे क्या होता है? इन ई और ई का क्या हो जाएगा? दीर्घ। ये ई और ई क्या हो जाएंगे? दीर्घ, अर्थात दीर्घ ई और यह दीर्घ ऊ में बदल जाएंगे। अब मैं एक आपको विग्रह करके बताता हूं, फिर समझ आएगा आपको। मैंने लिखा नीह और रस, ये शब्द मैंने लिखा नीह और रस। एक शब्द मैंने आपको वर्गीकरण बताया था इसका, निर और रस। मैंने कहा था दुर और निर उपसर्ग अगर यदि आते हैं, ध्यान देना व्यंजन संधि मैंने कहा था आपको, दुर और निर यदि आते हैं तो, और उसके बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ण र होता है, तो इस र का लोप हो जाता है, दू और नी अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कहां से आया? ये आया यहां से और इस नियम से आया। अगर ऐसा लिखा हुआ आपके पास आए, ऐसा लिखा हुआ आए तो ये सही है, इसका पूर्ण रूप यह लिखो तो भी सही है। और अब इसमें अगर आपको संधि पूछ ली जाए साथी, संधि पूछ ली जाए कि इस शब्द में नीरज या नीरस या नीरव कई शब्द होते हैं, इसमें संधि कौन सी है? और अगर आपके विकल्प में मैं आपको पूर्ण 100% दावे के साथ कहता हूं, या तो उसमें व्यंजन लिखा हुआ आएगा या फिर उसमें विसर्ग लिखा हुआ आएगा। दोनों साथ में आपके विकल्प में कभी नहीं आएंगे। आप असंख्य उदाहरण देखना इनसे जुड़े हुए, कभी एक चीज नहीं आएगी। इसीलिए इनको दोनों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं और समझते हैं। दोनों के अंतर्गत हमने पढ़ा तो हमें इन प्रकार के शब्दों को और अधिक विस्तृत और अधिक सजग रूप में देखने को मिला। यहां देखो नी और रस में लाता हूं, विसर्ग किस में बदला? र में बदला, तो नी और रस हो गया, पीछे रस आ गया, ये रूप आया हमारे पास। फिर हमने क्या किया? नियम इसी के अनुसार र का लोप किया और नी का दीर्घीकरण किया, तो हमने नी और रस कर दिया। कर दिया साथियों? आया समझ? एक शब्द आता है आपका मनोभिलाषा। मनोभिलाषा, अगर मैं इसका विग्रह करूं तो मैं लिखूंगा मनः और अभिलाषा। आपको इससे जुड़े हुए बहुत शब्द बताऊंगा, मना और अभिलाषा। ये देखो हमने अभी एक संधि की थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको ये बताया भी था। इस संधि के अंतर्गत आपको मैंने ये बताया भी था कि विसर्ग से पहले अगर अ हो, अ या सगोश व्यंजन आ जाए तो विसर्ग उ में बदलता है, अ से मिलके ओ बन जाता है। जैसे यस और दा का विग्रह बताया। इस प्रकार अगर एक ऐसा शब्द हमारे सामने आ जाए कि मनोभिलाषा, मनोभिलाषा,
लासा। इसका मैं अगर विग्रह करूं तो मैं लिखूंगा मन और अभिलाषा। आप सोचोगे कि सर ये अ कहां गया, यह अ कहां गया। और अगर भी इस मनोभिलाषा को या जैसे यशोभिलाषा को इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, मनो भी लासा। ऐसा शब्द भी आपने देखा होगा, ऐसा शब्द भी आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इसी को भी मैं आपको पूर्ण आपके सामने खोल के रख देना चाहता हूं कि इस प्रकार के अगर आपके सामने जब भी शब्द आए तो आप किंचित मात्र भी संकित ना हो पाए। यहां क्या होता है साथियों, ये जो दूसरे प्रकार का हमने जो सगोश का उपनियम देखा, इसमें दो परिवर्तन होते हैं। एक तो ओ बन रहा है जो बन ही रहा है, यदि इसमें पीछे कोई स्वर आए, स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, लोप, जिसे हम कहते हैं अवग्रह। लोप तो होता ही होता है, लेकिन इसका हमने शब्दों में नाम दिया अवग्रह, अर्थात उसको हम इस अवग्रह चिन्ह के रूप में भी यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहें तो कतई जरूरत नहीं है, दोनों ही शब्द शुद्ध माने जाएंगे। अगर मनोभिलाषा को मैं ऐसा लिखता हूं तो भी शुद्ध है, और मनोभिलाषा को मैं इस प्रकार से लिखता हूं तो भी क्या होगा, पूर्णतः शुद्ध होगा। अब क्या समझे हम, विसर्ग में दोबारा हम इसको एक बार देख लेते हैं साथियों कि विसर्ग और सघोष का जो नियम है उसके अंतर्गत अगर विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद दूसरे पद में अ के अलावा कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग रहता ही नहीं है हमारे सामने। इससे जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य मैं आपको भी जब उदाहरण और करवाऊंगा उसके साथ भी करवाऊंगा, लेकिन अभी हमें इस नियम को ध्यान रखें। पहला नियम यह। दूसरा, विसर्ग से पहले अ हो, उसके बाद अ या कोई सघोष आए तो विसर्ग उ में बदलेगा, उ अ से जुड़ के ओ में बदलेगा। साथ में दो प्रकार के परिवर्तन होंगे। अगर पीछे कोई व्यंजन हो सघोष तो हुबहू लिख दिया जाएगा, अगर कोई अ स्वर हो तो उसका क्या कर दिया जाएगा, अवग्रह कर देंगे। और अगर अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, अगर छोड़ना चाहें तो भी हम छोड़ सकते हैं, और दोनों के दोनों तथ्य हमारे सामने पूर्णतः शुद्ध होते हैं। क्लियर। तीसरा हमने देखा तथ्य, हमने देखा था कि अ और आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, अ और आ के अलावा, क्योंकि आ का तो हमने देख लिया था, क्योंकि हमें सारे स्वर पढ़ने थे, 11 के 11 स्वर विसर्ग से पहले आने चाहिए। एक अ वाला पहले दो उपनियमों के अंतर्गत आ गया, शेष बचे 10 वो इस नियम के अंतर्गत आ गए, और यहाँ पूरे के पूरे सघोष वर्ण आ गए, सघोष वर्ण आ गए। तो विसर्ग किस में बदला, र में बदला, क्योंकि र क्या है, स्वर रहित है। अगर पीछे सघोष वर्ण में कोई स्वर होगा तो र स्वर सहित हो जाएगा, और अगर यदि व्यंजन होगा तो र शिरोरेखा के ऊपर स्वर रहित लिखा जाएगा। हमने निर्जन शब्द को देखा था, निर्जन शब्द को देखा था, इस प्रकार के शब्दों का हमने अध्ययन इसमें किया। इसी से जुड़ा एक उपनियम हमने इसी में किया, जो कि हमने व्यंजन संधि में चर्चा की। ई और उ आए, उसके बाद विसर्ग आए, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण र हो तो विसर्ग र में बदलता है, जो कि पूर्व नियम के आधार पर, और र का लोप हो जाता है, ई और उ का दीर्घीकरण कर दिया जाता है। हमने ये नीरस नीरस शब्दों को देखा। क्लियर। अब हम इनके चलते हैं उदाहरणों की ओर। मैं समझता हूं आप इनको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे साथियों, जिससे कि अब जो उदाहरण करेंगे वो आपको और ही अच्छी तरह से समझ आएंगे। देखो, जो पहला नियम था
मैं आपको पुनः लिख देता हूं यहां पे, अ और आ गया। उसके बाद अ के अलावा स्वर क्या है, अ के अलावा स्वर, तो अ क्या होता है, लोप। क्लियर। हमारा पहला नियम यही था विसर्ग और सगों से जुड़ा हुआ, कि विसर्ग से पहले अ हो और दूसरे पद में अ के अलावा कोई भी स्वर आए, अर्थात 10 स्वर में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब साथियों ध्यान देना, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखो मैंने अतएव का विग्रह किया तो किया अतः और एव, अतः और एव, अतः और एव। चूंकि यहां विसर्ग था और त के साथ आ जुड़ा हुआ था जो कि हमारे नियम के अंतर्गत आता है, उसके बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ण अ के अलावा ए स्वर हैं जो कि ए हैं, तो क्या हुआ, विसर्ग का लोप हुआ और हमने अतएव को अतएव लिख दिया। अगर मैं इसको शब्द को ऐसा लिखा हुआ हो, अतएव, कई जगह आपको मिलेगा। अगर इस प्रकार का शब्द आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें संधि कौन सी है, और इस प्रकार का शब्द आपको दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि इसमें संधि कौन सी है, दोनों में साथियों अलग अलग हमें उत्तर का चयन करना होगा। यही बात इंटरेस्टिंग है, यही बात इस संधि की बहुत ही खूबसूरत बात है कि हम इस संधि में ऐसे शब्दों को भी पढ़ लेते हैं जो 2 रूपों में और 2 संधि के स्वरूपों में हमारे सामने आते हैं। अगर इस प्रकार का शब्द हमारे पास आ गया तो हम इसका विग्रह करते हैं अतः और एव से, अर्थात विसर्ग के इस नियम के अनुसार। तो ये शब्द दे और हमें संधि पूछे तो केवल और केवल हमें विसर्ग संधि का चयन करना है। और अगर अतएव शब्द देख करके हमें संधि पूछे तो हमें कौन सी संधि चयन करोगे, इस प्रकार का मैंने आपको पूर्व में बताया है, पहचान का भी तरीका बताया है। पहचानो, इसमें अगर आपको पूछ लिया तो विग्रह कैसे करोगे और संधि कौन सी बताओगे। देखो यहां कौन सी मात्रा आई है, आई की, आई या नहीं आई है, दीर्घीकरण हुआ है ए का, है दीर्घीकरण हुआ है, तो अब इसको नाम तो हम दे सकते हैं दीर्घ संधि। क्या नाम दे सकते हैं, दीर्घ संधि दे सकते हैं। और एक चीज आती है हमारे पास वृद्धि संधि, क्या आती है, वृद्धि संधि। अब ध्यान देना साथियों इस प्रश्न को, यहां आई आया है जो कि ए की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, मतलब एक मात्रा थी पहले, फिर हमने क्या लिया है, 2 मात्रा लिया है। और अगर हम इसको आ है, इसको आ करते हैं तो ये दीर्घ होता है, देखा था हमने। ई को अगर ई करते हैं दीर्घ होता है, ऊ को अगर ये करते हैं तो ये क्या हो गए, दीर्घ हो गए, और ये क्या हो गए, वृद्धि हो गए। तो यहां हमें जो रूप देखने को मिल रहा है वो हमें वृद्धि का देखने को मिल रहा है। और अगर वृद्धि का रूप देखने को मिल रहा है तो हमें विग्रह भी वृद्धि संधि के अंतर्गत करना होगा, अर्थात अगर अ और ए मिलते हैं तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है, क्या बन जाता है, आई बन जाता। अगर मैं इसका विग्रह करूं तो मैं करूंगा अतः और एव, अतः और एव। यहां ता में क्या आया, अ, यहां ए, दोनों मिलके क्या बन गए, आई बन गए, चूंकि ये मात्रा के रूप में हमारे सामने आ गया। इसका वर्गीकरण या विग्रह हम वृद्धि की तरह भी करते हैं, और अगर इस रूप में हमारे सामने आया तो इसका विग्रह हम
वृद्धि की तरह ही करेंगे, केवल वो ही एक उपाय है। और इस रूप में हमारे सामने आया तो उसका विग्रह हम विसर्ग के इस नियम के तहत करेंगे। आया समझ? तो इस प्रकार के शब्द हैं ये, अतएव या फिर अतएव, दो रूप मिलते हैं। उसी प्रकार ततेव शब्द मिलता है। अगर ये शब्द हमारे सामने आए तत्एव, तो हम इसका विग्रह करेंगे तत्, ततः और एव। क्लियर? ये नियम के तहत हम इसको देखेंगे, इस नियम के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। अगर यह शब्द हमारे सामने आए तो हम इसको किस में लेंगे? वृद्धि में, और वर्गीकरण करेंगे तत्, क्या करेंगे? तत् और एव। विसर्ग नहीं लगाएंगे साथियों, क्या नहीं करेंगे? विसर्ग नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा रूप आया तो विसर्ग नहीं लगाएंगे, ऐसा रूप आया तो हम विसर्ग लगा के विसर्ग संधि के अंतर्गत उसका विग्रह करेंगे। और अगर ऐसा रूप है तो इसमें विग्रह विसर्ग संधि है, और इस प्रकार का रूप है तो इसके अंतर्गत वृद्धि संधि। एक शब्द आता है यश इच्छा, इसका अगर मैं विग्रह करूं यशः और इच्छा, यश और इच्छा, विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। पुनः उन शब्दों को साथ मिला करके लिख दिया, यश इच्छा। एक मैंने आपको स्वर संधि में शब्द बताया था, यथेच, क्या बताया था? यथेच। अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए यथेच, अगर इसका मैं विग्रह करूंगा तो मैं करूंगा यथा और इच्छा। चूंकि मैंने कुछ शब्द आपको बताए, आप मेरी पिछली कक्षा में जाके देखना, इच्छा था, रात्रि था, इन शब्दों का हम क्या कर देते हैं? पिछली मात्रा का लघु रूप कर देते हैं। अच्छी था, उनमें मात्रा का लघुकरण कर देते। यहाँ आ को हमने हटा दिया। यहाँ क्या आया साथियों? आ आया, यहाँ क्या आया? ई आया। दोनों मिलके क्या बने? ए बने। ये किस में बनता है? गुण संधि में बनता है साथियों। बनता या नहीं बनता? थोड़ा आपका मस्तिष्क विचलन कर रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको इनको साथ में लेकर के तुलनात्मक तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। जो आपका विचलन है वो स्थिर हो सके और आप इस प्रकरण को बहुत अच्छी तरीके से समझ सको। क्लियर? यथेच शब्द अगर आ जाए, या फिर इसको यथेच्छा भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है शब्द। ये आ जाए तो हम इसको गुण संधि के अंतर्गत मान के विग्रह करेंगे, और यश इच्छा आ जाए तो हम इसको मानेंगे। और यश इच्छा से जुड़ा हुआ शब्द है यथेच्छा, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, यथेच्छ। यहां पर यश था, यहाँ यथ था, यहाँ पर यश है। दोनों एक ही साम्य प्रकृति के शब्द हैं। ये चूंकि मैंने आपको गुण संधि में उदाहरण के रूप में बताया हुआ था, तो इससे इसको जोड़ करके बताया। और हूबहू ऐसा शब्द लेना है तो हम इसको शब्द को किस रूप में लिख सकते हैं? यशेच्छ। क्लियर? अगर ऐसा शब्द आए तो गुण संधि, इस प्रकार का आए तो विसर्ग संधि। अगला शब्द है पय आदि, इसका विग्रह करेंगे तो पयः और आदि, पय और आदि। विसर्ग का लोप होगा, पय और आदि साथ में हमारे आ जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर साथियों आगे बढ़ते हैं। अब तक देखा साथियों हमने, विसर्ग के पहले नियम के तहत देखा। आगे चलते हैं।
अब हमने क्या देखा कि दूसरा नियम देखा, आ के बाद विसर्ग आ जाए और फिर अ ही आ जाए और सघोष आ जाए। क्या आ जाए? सघोष आ जाए। तो हमने दो रूप देखे। एक तो क्या होता है, रूप तो क्या र में आदेशित हो जाएगा विसर्ग, और यहां अगर अ है तो उसका क्या हो जाएगा? लोप। ये दो रूप हमने देखे। अगर सघोष होगा तो हूबहू साथ लिख दिया जाएगा, हूबहू साथ लिख दिया जाएगा। ये देखा हमने। शब्द आता है पयोद। क्या आता है? पयोद। लिखा मैंने पयः और द। यहां देखो विसर्ग है, विसर्ग से पहले य है और बाद में सघोष वर्ण द है। विसर्ग किस में बदला? सॉरी, लोप। यहां उ होगा, आ और उ मिलकर के क्या बनेगा? ओ बनेगा। यहां विसर्ग का क्या हुआ? उ हुआ। चूंकि यह में क्या था? आ था। दोनों मिलके क्या बन गया? ओ बन गया। क्या बन गया? ओ बन गया। तो प के बाद यह लिखा, यह में ओ जोड़ा और दा का दा मैंने कर दिया। यह के बाद दा का दा मैंने कर दिया। कुछ शब्द और आते हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको लिखा था जैसे मैंने आपको लिखा मनोज, यशोदा, सरोज। ये कुछ शब्द हैं, इसको आप ध्यान से देखना कि मैंने मनः और ज लिखा। मनः और ज। चूंकि विसर्ग किस में बदला? ओ में बदला। ना में क्या था? आ था। दोनों मिलके ओ बने और हमने ना के साथ ओ की मात्रा लगाई और ज का ज कर दिया, मनोज बना। उसी प्रकार सरोज को बनाइए आप। सरह और ज, सरोज। सरह और ज क्या बना? सरोज बना। यशोदा, यश और दा। नियम वही था, पुनः बता देता हूं। अ से विसर्ग से पहले क्या है? अ आए, उसके बाद अ या कोई सघोष आ जाए तो विसर्ग ओ में बदलेगा। चूंकि आगे अ है तो दोनों मिलके ओ बनेंगे। ये नियम है हमारे पास, जो कि दूसरा नियम था। और इसके अंतर्गत अगर कोई दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ है तो उसको हम अवग्रह करेंगे, अभी आगे देखेंगे। अब देखो इन शब्दों का वर्गीकरण कीजिए आप। अंतोत्गत्वा शब्दों को ध्यान देना, इसी से ही हमें शुद्ध शब्दों का भी ज्ञान होगा। शब्द शुद्धि का भी प्रकरण हम यहीं साथ साथ इसको लेते हुए चलेंगे। अंतोत्गत्वा, इसका अगर वर्गीकरण करते हैं तो हम लिखते हैं अंततः गत्वा। अंतः गत्वा नहीं होता साथियों, अंततः गत्वा होता है। ये विशेष ध्यान रखना। अच्छे अच्छे शब्द आपके सामने हैं, फिर इससे जुड़े हुए कोई भी किसी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं रहेगी अगर इन शब्दों को देख लोगे। अगला है अम्भोज। अम्भ, अम्भ और ज। अम्भ तात्पर्य है जल का और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला।
अंब में जो जन्म अर्थात जल में जो जन्म लेता है वह कमल। अधो भूमि, इसका देखो अधः और भूमि, विसर्ग ओ में बदला। अधोलिखित, अधः और लिखित। अपोब्ध, अप, अपभ और द। अपभ भी किसका पर्याय है? पानी या जल का। द अर्थात देने वाला। कितना सुंदर शब्द आपके सामने है पर्याय के रूप में। अपोब्ध, अपभ और द, इस प्रकार इसका वर्गीकरण होगा। ऐसे शब्द मेरे अनुसार आपने अब तक नहीं देखे होंगे और कुछ साथियों ने देखे भी होंगे। अगर जिनके लिए नए हैं वो इन शब्दों से भली भांति इस कक्षा में आप आज परिचित हो जाओगे। छंदोमय, छंदः और मय। अब इसकी पहचान क्या है? ओ की मात्रा आई हुई है। आप सोचोगे सर स्वर में भी ओ की मात्रा थी, लेकिन यहाँ जो ओ की मात्रा है इसका जब विग्रह करोगे तो इसमें वहां ओ की मात्रा कब आती है? अ और उ जब मिलता है तो ओ की मात्रा के रूप में आता है। अगर हम इनका विग्रह करना चाहेंगे तो छंद और उ में कर सकते हैं। आप कहोगे नहीं, क्योंकि हमें सार्थक शब्द नहीं मिल रहा है। अगर मात्रा देखो ओ की तो आप जरूर सोच जरूर लेना, स्वर संधि के अंतर्गत कहीं ये गुण तो नहीं है, जरूर सोचना, जिससे कि हमारा प्रश्न और अधिक शुद्धता के साथ हम उस प्रतियोगी परीक्षा में कर पाए। सोचने के बाद उसका इस रूप में विग्रह करने का एक बार प्रयास कर लेना। अगर प्रयास हो जाए, सही सार्थक शब्दों में विग्रह हो जाए तो वह ओ में होगा। अगर नहीं है तो हमें इस विसर्ग के इस नियम पर ध्यान जरूर दे लेना है। संदह और मैं। तपोधन, तपह और धन, तपह और धन। तपोबल, तपह और बल। बहुत सारे शब्द आते हैं इससे जुड़े हुए और हम अक्सर इसको गलत कर बैठते हैं। तमो में, तमह और मय। आप इन शब्दों में सब में देखोगे कि विसर्ग से पहले अ है, उसके बाद सगोश है या फिर अ से जुड़ा हुआ उसके साथ है। तिरोधान, ये बहुत बार शब्द पूछ लिया गया है। तिरह और धान, तिरोधान अर्थात तिरह और धान। अगला है तेजोमय, तेजह और मय, तेजा और मय। अगला शब्द आपके साथ में तेजो रूप नभोमंडल। देखो तेज और रूप, तेजो रूप और नभ और मंडल। मैंने अधिकांश शब्दों का, लगभग सभी शब्दों का आपके सामने विग्रह करके रख दिया है। पुनः बता देता हूं। अंततः प्लस गत्वा, अंबः और जः, अधः भूमि, अधः लिखित, अपभ द, संदः मय, तपः धन, तपः बल, तमः मय, तिरः धान, तेजः मेय, तेजः रूप, नभः मंडल। इस प्रकार से इस संधि के तहत ये आते हैं। अब हमने आ का देखा, उसका जो लोप होता है, विग्रह होता है, हम उसको देखेंगे। उसका विग्रह हम किस प्रकार से करते हैं। और भी आपके सामने शब्द ला रहा हूं साथियों, आप देखना। पयोद, पयः और ध, द। देखो आप इसके विग्रह करते जाइए। पय और द, आपको पूर्ण तरीके से मैंने इसका सरलीकरण करते हुए इसके नियम को बताया है। पयः और धर,
पय मतलब पानी, धर मतलब धारण करने वाला, जो पानी को धारण करता है या देता है, बादल। पय और धी अर्थात पानी को जो धारण करता है वो समुद्र, और पानी को देता है वह बादल, और जो पानी में जन्मता है वह कमल। पानी से जुड़े हुए 3 पर्याय हमारे सामने। पुरह और हित, यह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपके साथ कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। पुरह और हित, पुरह और वाक, मनः और ज, मनः और दशा। इसके साथ में आपको मौखिक रूप से इनका वर्गीकरण कर देता हूं, आप इसे ध्यान रखना। मनोधारा, मनः और धारा, मनोनयन, मनः और नयन, मनोबल, यहाँ क्या शब्द है ये, मनोबल, ये शब्द है मनोबल, मनः और बल, मनोभव, मन और भव, मन और भव। अगला है मनोमय, मन और मय, मनोरथ, मन और रथ। तो ये जितने भी शब्द हैं इनका वर्गीकरण हम इस तरीके से करते हैं। आगे चलें साथियों, मैं समझ रहा हूं आप इसको समझ पाए होंगे। बहुत सारे उदाहरण आते हैं साथियों। मनो, मनः और विनोद, मनः और विनोद, मनोवृत्ति, मनः और वृत्ति, मनोहर, मनः और हर। ये शब्द भी कई बार पूछ लिया गया है, मनः और हर, मनहर, मनोरोग, मनः और रोग अर्थात मन से जुड़ा हुआ रोग, यशोदा का मैंने आपको बताया। अब इस शब्द को आप देखिए, इस शब्द को देखिए, मैंने इसका विग्रह कर रहा हूं, विशेष ध्यान रखना। अन्य और अन्य, अन्य और अन्य, मैंने इस प्रकार से इसका विग्रह किया। क्योंकि विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद क्या है, अस्वर है, केवल एक। मैंने इसे नियम में बताया था कि अस्वर या कोई सगोश व्यंजन आए और विसर्ग से पहले अ आए तो विसर्ग किस में बदला, ऊ में, और यहां अ दोनों मिलके ओ तो बन गए। इस आ का क्या हो गया, अवग्रह हो गया। क्या हो गया, अवग्रह, जिसको हम अगर नहीं लिखना चाहें तो भी हमारा शब्द शुद्ध होता है। यहां देखिए, विसर्ग और आ मिलके ओ बना, तो मैंने क्या किया, अ न य के योग की मात्रा लगा दी, इस आ का लोप करके न य कर दिया। अन्योन्य, यह शब्द शुद्ध है। अगर किसी ने ये सा लिखा है अन्योन्य, तो यह शब्द क्या हो जाता है, अशुद्ध। संधि के नियमों के तहत भी अशुद्ध, और लिखावट में तो अशुद्ध हमें दिख ही रहा है, तो शब्द यह शुद्ध है। अगला परोक्ष, परह प्लस अक्षी। मैंने आपको एक संधि में बताया था, अक्षी का क्या हो जाता है, लघुकरण होके अक्ष भी रह जाता है। अगर ये चीज समझ नहीं पा रहे हो, आप मेरी स्वर संधि से जुड़ी हुई पिछली कक्षा को जरूर देखें, तो उसमें इच्छा, रात्रि, अक्षी इत्यादि कई शब्दों को लघुकरण किस प्रकार से होता है वो मैंने आपको उसके अंतर्गत जरूर बताया है, तो उसको आप वहां भी साथ में देख सकते हो। यहां अक्षी था, पर किसमें, विसर्ग किसमें बदला, ओ में। आ का क्या हो गया, लोप हो गया, और छ का क्या हो गया, लघुकरण हो गया। बहुत ही अच्छा शब्द है, अक्सर पूछ लिया जाता है। मनोनुकूल, जो मैंने अभी आपको बताया, अ का लोप होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मनः और
अनुकूल, मनः और अनुकूल। और इस शब्द को अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं, मनोनुकूल, तो भी क्या होगा? शुद्ध। यहां इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग मैंने किया है, यह अवग्रह चिन्ह। अगर करना चाहूं तो कर भी सकता हूं, नहीं करूं तो इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। मनोनुभूति, मनः और अनुभूति, मनोभिराम, मनः और अभिराम, मनोभिलाषा, मनः और अभिलाषा, यशोभिलाषा, यशः और अभिलाषा। आ का क्या हो गया? अवग्रह, अर्थात हमने उसको लेखन से हटा दिया। तो हम सह और अहम, सह और अहम, इसका विग्रह होगा सह और अहम। विसर्ग ओ में बदला, अ का क्या हो गया? अवग्रह हो गया, हम इसमें हमने जोड़ दिया, सोहम। क्लियर साथियों? इतने उदाहरण से मैं समझता हूं आप इस संधि को एकदम खुली किताब की तरह समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, अगर आप इनके और अधिक उदाहरण करोगे तो और कोई समस्या आए तो हम उसके समाधान के लिए तत्पर हैं। शेष अभी मैंने आपको जितने भी उदाहरण इससे जुड़े हुए बताए हैं, ये अधिकांश किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ रखे हैं, और अधिकांश इनमें से आपको उदाहरण या रूप देखने को आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित ही मिल जाएंगे साथियों। बस इनको आप अपने मस्तिष्क में ध्यान से रखना, जिससे किसी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं आए। अब मैंने आपको एक और नियम बताया था, अ को छोड़कर, हमने अ के नियम किए, अ को छोड़कर स्वर आ जाए। क्या आ जाए? स्वर कितने? 10 आ जाए। उसके बाद क्या आ जाए? विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आ जाए? कोई भी सगोष वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? सगोष वर्ण आ जाए, जिसमें क्या है? स्वर भी आ जाए और सगोष व्यंजन भी आ जाए। तो यह विसर्ग र में आदेशित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? र में आदेशित। ये आपको मैंने तीसरे नियम के अंतर्गत बताया था। इसी नियम के अंतर्गत अब हम उदाहरणों को देखेंगे। निराशा, निह और आशा। यहां चूंकि विसर्ग है, इससे पहले क्या है? ई, साथ में क्या है? विसर्ग, और क्या है यहाँ पे? अ। ये क्या है? स्वर, जो कि सगोष भी है। ये हमारे इस नियम के अंतर्गत आ रहा है साथियों। ई विसर्ग है, स्वर है इसके पहले, और सगोष वर्ण जिसमें जो अस्वर है वो आ रहा है। विसर्ग किस में बदल गया? र में। क्योंकि पीछे आ था, ये इसके साथ जुड़ के क्या बन गया? रा। नी का नी मैंने वापस लिख दिया और सा का सा कर दिया, निराशा। समझ पाए शब्द को? निर्धन, जब मैंने आपको इसका बताया था नियम, उसमें मैंने बताया निह और धन। चूंकि ध क्या था? व्यंजन था, स्वर नहीं होने के कारण र स्वर रहित रहा और शिरोरेखा के ऊपर लिखा गया। बहुत अच्छा शब्द है साथ, आपको अक्सर पूछ लिया जाता है। विग्रह कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। आसी और वाद, आसी और वाद। ई की मात्रा है, स में विसर्ग है, और फिर क्या है? सगोष व है। विसर्ग किस में बदला? स्वर रहित र में। तो हमने इसको आसी और र में लगा, वा में र लगा करके लिख दिया आशीर्वाद। कई लोग इस प्रकार का शब्द भी देखते होंगे, शब्द शुद्धि में अक्सर यह शब्द पूछा जाता है, आशीर्वाद, ऐसा लिख देते हैं। लिखते हैं ऐसा ही एक शब्द और है, अंतरराष्ट्रीय। एक शब्द अंतरराष्ट्रीय भी होता है, एक है ये अंतरराष्ट्रीय। विग्रह करूंगा तो होगा
अंतः और राष्ट्रीय। एक शब्द हमारे सामने आता है, एक इससे ही जुड़ा हुआ, अंतरराष्ट्रीय। हालांकि ये दोनों शब्द शुद्ध हैं, लेकिन दोनों का क्या है, अर्थ अलग अलग है। आप शब्दों को देखना, इन दोनों शब्दों को अगर इस प्रकार का शब्द आए तो आपको विग्रह करना है अंतः और राष्ट्रीय। विसर्ग रा में बदला, चूंकि स्वर रहित था और रा के ऊपर लग गया। इसका अर्थ होता है अंतः मतलब अंदर, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र। राष्ट्र के अंदर को जो मसले होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनको हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। अर्थात एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ जो संधि है, जल से संबंधित या कोई अन्य प्रशासनिक या वित्तीय, वो कहलाती है अंतरराष्ट्रीय। और अगर दो राष्ट्रों के बीच में होती हैं, जैसे भारत की अमेरिका के साथ, भारत की रूस के साथ, भारत की अन्य रशिया के साथ, भारत की चीन के साथ, वो कहलाती है अंतरराष्ट्रीय। जैसे राजस्थान की दिल्ली के साथ, उत्तर प्रदेश की हरियाणा के साथ जो संधि या जो बातचीत होती है, जो मुद्दे होते हैं, वो कहलाते हैं अंतरराष्ट्रीय, इस शब्द के अंतर्गत आते हैं। और देशों के मध्य होते हैं, वो इस शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? इसका विग्रह इस प्रकार से। आशीर्वाद शब्द आपने देखा, यह क्या था, अशुद्ध शब्द था, और शुद्ध शब्द इस प्रकार का था। एक कई शब्द आते हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद का देखो, आयुः और वेद, ऊ था, विसर्ग था, तो आ के अलावा स्वर है 10 में से, विसर्ग किस में बदल गया, राम में बदल गया। आविह भाव, आविह और भाव। आशीर्वचन, आशीह और वचन। चतुह और दिश, इसका अगर होगा तो चतुह और दिशा, दिशा होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हम इस स का क्या करेंगे, अ का लोप अर्थात इसका लघुकरण कर देंगे। अगर हम इसको दिश भी लिखें तो भी शुद्ध है, और दिशा लिखे तो भी शुद्ध है। विकल्प में अगर दिश लिखा हुआ है तो भी लिख कर सकते हो, और दिशा है तो भी कर सकते हो। चतु और दिश, चतुर्दिश। धनु ज्ञान, धनुर और ज्ञान को हम करेंगे धनुः और ज्ञान, धनु और ज्ञान। आया समझ साथियों? एक इसी प्रकार का हमने देखा था, एक शब्द बताऊं इससे जुड़ा, मैंने लिखा था देवर्षि, लिखा था, यहां भी रह आ रहा है, महर्षि, सप्तऋषि, है ना। हमने किस संधि में देखा था, स्वर संधि के भेदों के अंतर्गत हमने इसको देखा था। इसका विग्रह हमने किया था देव और ऋषि। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ स्वर रहित रहा आ रहा है, इनमें भी अधिकांश सब में स्वर रहित रहा आ रहा है। दोनों को तुलना करते हुए बता रहा हूं, जिससे कि आप आपस में इसको दोनों वर्णों को लेकर के, इस प्रकार के शब्दों को लेकर के द्वंद्व में ना चले जाए। यहाँ अ था, यहाँ री था, दोनों मिलके क्या बना, अर बना था। क्या बना था, अर बना था। बना था या नहीं बना था? लेकिन यहाँ अ और री बना था। अगर इसके मैं वर्गीकरण करूं निर्धन का, तो नी और रिधन लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि सार्थक वर्ण हमारे पास नहीं आ रहा है, और सार्थक वर्ण के बिना हम विग्रह नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार के आप र देखो तो एक बार जरूर ईश्वर संधि के भेद की तरफ चले जाना, और वहां से अगर जो नियम दिया हुआ है उससे विग्रह नहीं हो पा रहा है, तो इस विसर्ग संधि के, इस विसर्ग और सघोष के नियम के तीसरे उपनियम को देख लेना। इससे अगर हो रहा है तो वो विसर्ग संधि होगा, अगर इससे नहीं हो रहा है तो वो स्वर संधि के अंतर्गत
चला जाएगा। क्लियर, समझ आया? आगे चलते हैं। कुछ शब्द और हैं, प्रादुः और भाव। मैं खूब शब्द लेके आया हूं साथियों आज आपके साथ, प्रादुः और भाव। और मैं ये समझता हूं इतने शब्द अगर आपने देख लिए तो आपको क्षमा प्रार्थी हूं, तो आपको अलग से किसी प्रकार के शब्दों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रादुर्भूत, प्रादु और भूत, बहिर्द्वंद, बहिर्भाग, बहिर्मुखी, बहि और द्वंद, बहि और भाग, बहि और मुखी। अब इस शब्द को देखो, क्या शुद्ध है? अगर मैं इसका विग्रह करता हूं फिर इसकी चर्चा करेंगे। बहि, बहि और द्वंद, द्वंद, इसको कहते हैं बहि और द्वंद्व। इसका अगर विग्रह करता हूं तो ये इस प्रकार से शब्द आता है। मैं आपको पूर्ण तरीके से इस शब्द को खोलकर बता देना हूं साथियों, यह शब्द इतनी तरीके वर्ण से मिलके बना है। द स्वर रहित, व में अनुस्वार, फिर द स्वर रहित और व में अस्वर जुड़ा हुआ है। इसको उच्चारण करेंगे आप, कई बार द्वंद द्वंद करते हो, तो उच्चारण होता है द्वंद्व। क्या उच्चारण होगा? द्वंद्व। और अगर अब इस विसर्ग को, चूंकि यहां ई था, आ के अलावा सर विसर्ग किस में आ गया? रा में। पीछे क्या है? व्यंजन है, तो क्या रहेगा? यह स्वर रहित रहेगा, तो ऊपर लगेगा बहि द्वंद्व। शब्द ये बनेगा या ये बनेगा, ये देखने वाली बात है। कहोगे सर संधि के विग्रह से तो ये शब्द बन रहा है, तो ये शुद्ध है या ये शुद्ध है? जब शुद्ध सार्थक शब्द साथ आके मिलते हैं, उनसे संधि नियमों से जो शब्द बनता है हमेशा वो ही शुद्ध होता है। ये इसलिए बताया साथियों आपको, जब कभी आप शब्द शुद्धि करो, आपके मन में कहीं भी शंका हो, तब आप उनको संधि के दृष्टिकोण से विग्रह जरूर कर लेना। और अगर सार्थक शब्द मिल जाए तो वह शब्द शुद्ध होगा, अगर नहीं मिले तो वह अशुद्ध। यहां इस द को हम कहां से लाएं? हमारे पास सार्थक शब्द में नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या होता है? अशुद्ध होता है। और ये शब्द क्या है? शुद्ध है। और अधिकांश तो ऐसा पूछ लिया जाता है। बहिमुखी, बहि और मुखी। अब एक शब्द है, देखो मैं आपको इसका वर्गीकरण भी कर रहा हूं, स्वः और ग, स्व और ग। मैंने नियम में बताया था विसर्ग से पहले अ के अलावा क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। चूंकि यहां तो क्या आ गया? अ ही आ गया। और पीछे क्या आ गया? सगोश व्यंजन आ गया। आया या नहीं आया साथियों? सगोश व्यंजन आया। होना क्या चाहिए था? हमने पिछले में क्या देखा था कि अगर कोई सगोश आ जाए और अ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो किस में बदलता था? ओ में। चूंकि ऊ में बदला, ऊ से आ और ऊ मिलके ओ में आया। यहां अगर इस नियम से करें तो ये तो होना चाहिए था सगो, सवोग होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। यहां विग्रह तो कैसा हो रहा है? विसर्ग और सगोश के दूसरे उपनियम के अनुसार हो रहा है, लेकिन बदलाव हो रहा है तीसरे नियम के अनुसार, अर्थात उसमें स्वर रहित र आ रहा है। और हम इसको लिख रहे हैं स्व और ग में र, स्वर्ग। विग्रह आप ऐसा ही करोगे और संधि ऐसी ही करोगे। स्वर संधि के अंतर्गत करोगे, क्योंकि यह इसको हमने क्या मान रखा है? अपवाद की श्रेणी में लिया है। और ये अपवाद इसलिए ले लिया, अक्सर ये पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना आप स्वर का वर्गीकरण, स्व और ग। क्लियर? आगे चले।
अब मैंने आपको इसी से जुड़ी हुई बात बताई थी कि विसर्ग अ के अलावा स्वर प्लस अ और सगोज जो तीसरे नियम में पढ़ा था, इसी का तोड़ हमने लिया। यह विसर्ग किस में बदल गया था? र में बदल गया। इसी का ही हमने एक और लिया, ई और ऊ आ जाए और विसर्ग आ जाए और फिर सगोश में केवल र आ जाए। परिवर्तन तो ये र में ही होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? लोप, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? दीर्घ में परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात ई और ऊ में हो जाएंगे। और हमने इसको व्यंजन संधि में भी पढ़ा। अब देखो निरोग, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, निह और रोग, विसर्ग किस में बदला? र में, और रोग का रोग कर दिया। ये हमने व्यंजन संधि का रूप लिया है निरूपसर्ग करके। र का क्या कर दिया? लोप, और नी को दीर्घ और रोग का रोग कर दिया, निरोग। क्लियर? इसी प्रकार का शब्द है दुराज, दूह और राज, दूह और राज। एक नीरज शब्द आता है, मैंने आपकी चर्चा की थी। ये 5-7 प्रकार के शब्द है, नीरज है, नीरव है, ये शब्द इसके अंतर्गत आते हैं साथी। देखा आपने इस प्रकार के शब्दों को, इस व्यंजन संधि से जुड़े हुए तथ्यों को। यह रूप हमारे सामने व्यंजन संधि और व्यंजन के साथ सघोष के मिलने से था। हमने अपने पिछली कक्षा में व्यंजन और अघोष से जुड़े हुए नियम उपनियमों को देखा। आज व्यंजन और सघोष से जुड़े हुए नियम और उपनियमों को देखा। तो यह संधि के अधिकांश तथ्य आपके सामने प्रस्तुत हो गए। और अब संधि से जुड़े हुए कोई विशेष तथ्य हम अपनी अगली कक्षा में लेकर के आएंगे। आप निश्चित रूप से हमारी अगली कक्षा से जुड़ना, तो आप संधि से जुड़े हुए संपूर्ण तथ्यों का एक संक्षिप्तीकरण स्वरूप देखेंगे और संधि के विशेष तथ्यों को जानने और समझने का मौका आप उस अगली कक्षा में पाओगे। उसमें आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। हम अगली कक्षा में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।